Hello, you're watching Hornbill TV's Nordic Express. I'm Naomi Kikon. Union Minister for Communication and DONER, Jyotiradityia M. Scindia, on Saturday announced an allocation of INR 11,000 crore for flood relief in Assam and Sikkim. Addressing a press conference in Guwahati on Saturday, Scindia said the central government under Prime Minister Narendra Modi is committed to work for the development of the Northeast region, and so far lots of development has been done in the region in the past 10 years. During PM Modi's tenure, the tax devolution to Assam has increased to INR 2.30 lakh crore, nearly 4 times the amount given from 2004 to 2014, the Union Minister said. Scindia also announced the establishment of 100 new post offices across the Northeast, reflecting the government's focus on enhancing connectivity and services. Scindia mentioned the development of South Asia's largest cancer hospital network in Assam, with 7 new hospitals and the upcoming first AIIMS in Guwahati. जो 65 वर्षों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को पूर्ण रूप से अनाथ होकर अपने आप पे छोड़ा गया था, प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत का ग्रोथ इंजन हम बनाएंगे। अब ये क्षेत्र उत्तर पूर्वी से कहलाया नहीं जाता, पूर्वोदय से कहलाया जाता है। मतलब भारत का पहला एंट्री पॉइंट पूर्वोदय मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होगा। और क्यों नहीं? क्योंकि जब सूर्य देवता की भी आशीर्वाद भारत की धरती पे पड़ती है तो वो किसी और राज्य पे नहीं पड़ती, लेकिन पहला सूर्य का किरण अरुणाचल प्रदेश पर पड़ता है। ग्रोथ इंजन उत्तर पूर्व बनेगा, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ इस बजट में भी कई प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए किए गए। उदाहरण के तौर पर सिक्किम और आसाम के लिए फ्लड मैनेजमेंट के लिए करीब 11,000 करोड़ राशि का आवंटन रखा गया है, जिस दर से हम अभी भी हम लोग गुजरे हैं। हर साल ये आपदा आती है और इस आपदा का एक बार के लिए हल ढूंढना आज समय की मांग हो चुकी है। वहीं इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक के अधीन 100 नए शाखा नॉर्थ ईस्ट में प्रमाणित किए जाएंगे और उसी के साथ डोनर मंत्रालय का बजट का आवंटन भी, जो 1775 करोड़ रुपए होता था कांग्रेस के शासनकाल में, उसे बढ़ाकर करीब 6,000 करोड़ बजट का आवंटन भी डोनर मंत्रालय के लिए बढ़ाया गया है। अब अगर असम की हम बात करें, जो प्राथमिकता उत्तर पूर्वी राज्यों को दी गई है, उसका एक उदाहरण, क्योंकि आज मैं असम में हूं तो असम की मैं बात करूंगा कि असम के लिए कितना परिवर्तन आया है पिछले 10 वर्षों में। जिस असम को 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार के टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर 10 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए दिया गया था, मतलब करीब 6,500 करोड़ प्रति वर्ष। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 24 2,30,000 करोड़ रुपए दी गए, मतलब कि करीब 4 गुना वृद्धि हुई है सेंटर से स्टेट टैक्स डेवल्यूशन में। और इस वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष नया कीर्तिमान 39,000 करोड़ रुपए टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर दिए जाएंगे असम को। उसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा
विशेष वित्तीय सहयोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है, जो 15th फाइनेंस कमीशन के अतिरिक्त 50 साल के लोन के आधार पर दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री। वहां असम के लिए पिछले 5 वर्षों में ही, पिछले 10 वर्षों में करीब 13,000 करोड़ रुपए दिए गए, और जिसमें से पिछले वर्ष 2023-24 में 5,804 करोड़ रुपए दिए गए। अगर अधोसंरचना की हम बात करें तो असम हैज मेनी फर्स्ट्स, असम हैज मेनी records, and I will just detail out a few. उत्तर पूर्वी ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जो 10 साल के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए योजना है भारत सरकार की, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का, उसके अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन केवल असम राज्य के लिए किया गया है। A 17-year-old boy named Vikas Das from Daha village died from electrocution at an RSS camp in Mangal-Dai, Darang district of Assam on Friday. According to sources, Das was attending an ongoing RSS camp organized by the Darang district committee at Barangabari High School. Das was washing his feet at the school's tube well pump, during which there was a short circuit that is believed to have electrocuted him. Preliminary reports suggest that a malfunction in the motor connected to the tube well pump contributed to the incident. After the incident, people gathered and protested at the school campus on Saturday. Angry locals tried to bury dead body in the school campus, but police arrived at the site and controlled the situation. Authorities are investigating the incident to determine its exact cause and prevent future occurrences. शॉर्ट सर्किट आगर पर होइছিলে তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব লোৱা নাই আৰু যোৱাকালি এইবিলাক শৰ্ট সাৰ্কিট আগৰ পৰা আছে। ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টে এনচাৰটো দিব পৰাকৈ এতিয়া অলৰেডি ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াতে। আপোনালোকে তেওঁলোকে সুধিব পাৰে বোলে শৰ্ট সাৰ্কিটটো আগৰ পৰা হৈ আছিল নে কালি যোৱাকালি হঠাৎ হৈছে? আগৰ পৰা কমপ্লেইন কৰি আছে। তাতকে বেছি ডাঙৰ দুখৰ বিষয়, যিজন ল'ৰা আজি ঢুকাইছে সেইজন ল'ৰাই কমপ্লেইন দিয়াৰ পিছতো তেওঁক আঁঠু কৰাই থৈছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁ আকৌ পুনৰ সেইটো দংকলতে আকৌ মৃত্যুমুখত পৰি। যদি তেওঁ কমপ্লেইন দিয়াৰ দিনা আঁঠু নকৰাই যদি এই কাৰেণ্টটো কাটি থলে হয় বা মটৰটো যদি ভাল কৰিলে হয়, আজি এইটো ৰিজাল্ট আমি নাপালো হয় এইখিনি অঞ্চলবাসী। গতিকে আমি বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছো। আমি কাতৰ অনুৰোধ কৰো প্ৰশাসনক ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। 4 Bangladeshi women were arrested at the Agartala railway station for allegedly illegally crossing the Indo-Bangla international border. An Indian tout was also arrested for helping the accused, the government railway police said. The arrested women were identified as Meem Sultana, 23, Rubaya Sultana Asha, 20, Ritu Begum, 28, Joydi Khatun, 20, all residents of Bangladesh, and the tout Mohammad Kashim Mia, 24, a resident of Sipahijala, Tripura. The arrests were made by the government railway police at Agartala station. The accused had reportedly entered India illegally from Bangladesh. The investigation revealed that some of the Bangladeshi women intended to travel to Ahmedabad, while others were planning to go to Pune by train. Mohammad Kashim Mia facilitated the illegal entry and travel of these individuals within India, the GRP said. The GRP has registered a case at the Agartala police station and the accused will be presented in court. Further investigations are underway to uncover more details about the network involved in this illegal immigration operation, it said. This incident highlights the ongoing challenges of illegal immigration and the need for stringent border control measures. The authorities have intensified their efforts to curb such activities and ensure the safety and security of the nation. Lycemia Students Union on July 27 celebrated 5th Annual Literary Day under the theme A Kaleidoscope of Young Talent at KD Baptist Higher Secondary School, Kohima Village. Special guest for the inaugural program, Yawile Nodi, Deputy Director, Department of Industries and Commerce, Government of Nagaland, in his address stated that education and learning transcend beyond the classroom and examinations, but true learning involves holistic development and investing in skills. He added that learning involves engaging in writing, public speaking,
art and music, which can enhance academic performances by fostering creativity, including critical thinking and building confidence, which also contributes to studies and individual growth. He viewed that every individual has the potential and unique talents that can impact and contribute towards society by recognizing individuality and talents. Further, Nodi exhorted the students to be hardworking and manage their time well, and also inculcate critical thinking. Earlier, Tsese Credio Kromo, President LSU, delivered the welcome address. Special song was presented by the cultural group, and Zise Tonyo Zivichu and invocation prayer was said by Reverend Vichule Kelio, Pastor, Christian Revival Church, Kohima. That's correct. And the last word is anger. Anger. A-N-G-E-R, anger. Yes, that's correct. True learning involves holistic development, which includes cultivating and investing in our skills, engaging in writing, public speaking, art, or music can enhance our academic performance by fostering, improving critical thinking and building confidence. These activities complement our studies and contribute to our individual personal growth, making us well-rounded individuals. Any particular talent, potential, bias, tu talent nu apro capacity se aso, tu bote program nu kiro, even care creating security ni no kena cakap even you enjoy participant. Irate students are protesting against the Municipal Corporation of Delhi and the management of an IAS coaching institute in West Delhi's Old Rajendra Nagar, where 3 students lost their lives after the basement was flooded with water. 3 students died in the basement of the popular IAS coaching institute yesterday, police said. Addressing safety concerns, and UPSC aspirant stated that their demand is that action should be taken against those responsible for this negligence. All these operations in the basement are illegal and lack safety measures. Action should be taken. Meanwhile, the police have registered a criminal case and are investigating the incident. Delhi police said in a post on X, the unfortunate incident took place at one coaching center at Old Rajendra Nagar. At the conclusion of search and rescue operations, 3 dead bodies were recovered. Their families have been informed. The case has been registered and the investigation is underway. Earlier, Deputy Commissioner of Police Central M. Harsha Vartana said that they have registered a criminal case and the forensic teams are there. The process of collecting forensic evidence is underway and are committed to registering a strong case and finding out the truth. 2 people have been detained so far. Delhi BJP Chief Virendra Sachdeva called for an inquiry into the Old Rajendra Nagar incident. देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज़ एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे। जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है, जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया।
एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं, उसमें है कमी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कल कोई और चीज़ भी हो सकती है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आपको पूरी दिल्ली के अंदर ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, एक एक घर में जाके देखना पड़ेगा। अगर किसी भी बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको बंद कराना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है चीज़ों को। डिस्कस करते हैं मिनिस्टर एंड सारे लोगों से, इनके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पिछले मैं अभी 20-25 दिन पहले मैं मिल के आया हूँ जल बोर्ड के सीईओ से, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया हूँ। अब आप मेरे उसमें फेसबुक पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, मैंने सारी जगह फोटोग्राफ्स डाल के पब्लिक की हुई है। कंप्लीट जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई भी, आप समझिए कई जगहों पे सीवर्स ब्लॉक हैं, कई जगहों पे सीवर टूटी हुई हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है और कोई एक्शन नहीं ले रही है। That's all for now. Keep watching Hornbill TV.